चलिए फिर डे 16 का डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स क्या थे हमारे? पहला टॉपिक था हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन। दूसरा टॉपिक था राजभाषा प्रोत्साहन को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और तीसरा हमारा क्या टॉपिक था? जो राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, इनको लेकर के या इनके विकास को लेकर के आखिरकार क्या हमारे यहाँ स्थिति रही है। तो तीन प्रमुख टॉपिक आपको दिए गए थे पढ़ने के लिए, पढ़ लिए होंगे आपने। 2 दिन का गैप भी रहा है, अच्छे से पढ़ चुके होंगे आप। आज आ जाइए, इस पर एक इंसाइट ले लेते हैं ताकि आप जो क्वेश्चन मिले आपको आज लिखने के लिए उस पर आप बढ़िया आंसर लिख सकें और यह देख सकें, समझ सके यहाँ पर कि क्या क्या चीजें आपको जरूर शामिल करनी चाहिए, है ना। स्पून फीडिंग यहाँ पर नहीं की जाएगी, यहाँ केवल एक ओवरव्यू दिया जाता है टॉपिक पर कि इस टॉपिक के अंतर्गत अगर लिखने को आता है तो आप लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं। शुरू करें पहले टॉपिक के साथ। सबसे पहला टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन। देखो, इस टॉपिक को लिखने से पहले इसका कंटेक्स्ट समझोगे तो कंटेक्स्ट जब आप समझ लोगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट में यह चीजें आपके काम आती हैं। भूमिका यदि किसी टॉपिक पर बनानी होती है तो उसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि या उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है वह अगर समझ में आ जाता है तो उसको ही लिखना होता है आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में। फिर मेन बॉडी में हम क्वेश्चन की डिमांड को लिखते हैं, यानी कि प्रश्न जो भी पूछा जाएगा राज्य के विभाजन को लेकर के पक्ष और विपक्ष में मान लीजिए तर्क ही पूछे जाते हैं या कोई डिबेट आती है कि भाई आप विश्लेषण करिए, तो पक्ष में भी तर्क देने होंगे आपको, विपक्ष में भी तर्क देने होंगे। और फिर आपको समझना होगा कि वर्तमान स्थिति क्या चल रही है राज्य के विभाजन को लेकर के। हालांकि अभी अगर हम समझे तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कोई राज्य के विभाजन को लेकर के मांग नहीं उठाई जा रही है, तो कंक्लूजन के स्तर पर जैसी हवा बह रही हो उसी हिसाब से हमें कंक्लूड करनी होती है चीजें। जैसे वर्तमान समय में कोई मांग नहीं है तो एक सकारात्मक कंक्लूजन देना है और हमें विपक्ष वाले तर्क के साथ में, यानी कि जो वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश राज्य की जैसी बनी हुई है उसी में सुधार करते हुए हमें अपने कंक्लूजन को खत्म करना है। समझ में आया कि कंक्लूड भी इन टॉपिक्स को, जो डिबेटेबल टॉपिक होते हैं उन टॉपिक्स को कंक्लूड कैसे किया जाता है। वर्तमान सरकार का देखा जाता है कि नजरिया क्या है इस समय, है ना, क्या मांग उठती है इस समय में, किस तरीके की मांगों को समर्थन मिलता है, उसी तरीके का कंक्लूजन हमें रखना होता है। तो सबसे पहले यदि इंट्रोडक्शन बनाना है तो एक बैकग्राउंड समझ लो। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए इसकी मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भाषाई आधार पर राज्य जो इनकी पुस्तक रही थी, इसमें यह मांग उठाई गई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो विभाजन होना चाहिए। उस संदर्भ में ही मांग उत्तर प्रदेश में मायावती के द्वारा सर्वप्रथम उठाई जाती है जब बसपा की सरकार आती है। बात यह 2007 की लगभग रहती है जब यह मांग उठाई जाती है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भी विभाजन होना चाहिए। इसके पीछे अभी देखो क्या क्या तर्क दिए जाएंगे, वो सारे अभी समझ में आ जाएंगे कि भाई उस समय अगर बसपा ने मांग उठाई होगी तो पक्ष में जो तर्क अभी समझ में आएंगे ये सारे के सारे आप समझ लेना बसपा सरकार के द्वारा तर्क दिए जा रहे होंगे। क्लियर है? तो अब उस समय मांग अगर उठाई जा रही थी तो अब यह समझो कि भाई चाहते क्या थे, है ना। अगर विभाजन करेंगे तो प्रशासन किस तरीके से चलेगा, शासन व्यवस्था किस तरीके से चलेगी, सरकार कैसे चलेगी, यह सब कैसे स्थापित करना चाहते थे। तो वह यह चाहते थे कि उत्तर प्रदेश जो आपका वर्तमान समय में राज्य दिखता है, जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, तुरंत देखो मैप बनाने की यहाँ गुंजाइश है और बना दिया और दिखा दिया कि जो पश्चिमी क्षेत्र है इसका हेड ऑफिस कहां रखना चाहते थे, राजधानी मेरठ को बनाना चाहते थे। यानी कि 3 भागों में विभाजित कर दीजिए, एक पश्चिमी यूपी, एक केंद्रीय यूपी और तीसरा आपका पूर्वी यूपी। तो पश्चिमी यूपी का जो केंद्र बनेगा वह मेरठ बनेगा और जो केंद्रीय यूपी है इसका केंद्र बनेगा कानपुर और जो पूर्वी यूपी है इसका केंद्र बनाया जाएगा प्रयागराज को। ठीक है, तीनों जो क्षेत्र तीनों रूपों में विभाजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश को, वहां पर 3 प्रमुख केंद्र बनाए जाएंगे। एक मेरठ आपका रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और केंद्रीय उत्तर प्रदेश का आपका रहेगा कानपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहेगा आपका प्रयागराज। तो इस आधार पर विभाजन की बात की जा रही थी जब उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग उठाई जा रही थी। यह हो गया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के आधार पर समझा कि उत्तर प्रदेश में जो विभाजन की मांग उठाई जा रही थी वह कैसे विभाजन करने की मांग की जा रही थी। इसे ही आप अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में शामिल कर सकते हैं। फिर भाई इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते थे, आखिर क्यों चाहते थे विभाजन हो। पहला इनका तर्क था कि प्रशासन की दृष्टि से काफी आसान होगा। बोले कैसे, उदाहरण सहित समझाओ। जैसे यह पॉइंट होता है ना, आपने यह पॉइंट डाल दिया, इसके बाद प्रशासन की दृष्टि से आसान होगा इतना लिखकर बढ़ जाओगे तो बहुत सतही पॉइंट होगा। इसको एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से एक बढ़िया एग्जाम्पल देना है। जैसे कि अगर आपका उत्तर प्रदेश राज्य देखा जाए तो एरिया के दृष्टिकोण से आपका चौथा सबसे बड़ा राज्य है, वही यदि पॉपुलेशन के बेस पर देखा जाए तो यह पहला, मींस पॉपुलेशन सर्वाधिक रखता है जो राज्य और एरिया में वह चौथे स्थान पर है। तो अतिरिक्त दबाव है कि नहीं है क्षेत्रफल पर? बोले बिल्कुल है। इसीलिए इस क्षेत्रफल को विभाजित करो 3 भागों में और फिर बेहतर प्रशासन स्थापित किया जा सकता है। यह पक्ष वाले तर्क दे रहे हैं। समझ में आया पहला तर्क। दूसरा है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाएगा। क्षेत्रीय असंतुलन कहने का दावा उनका यह था कि जैसे
पहले के समय जब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य में आता था, उसका कारण यह था कि पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है भैया, इसका डेवलपमेंट बहुत अधिक हो चुका है तुलनात्मक रूप से जो ईस्टर्न पार्ट है और यह बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो भाई यह क्षेत्रीय असंतुलन जो आपको दिख रहा है, यह दूर किया जा सकता है विभाजित करके। दूसरा इनका यह दावा था, एग्जाम्पल हमने दे दिया। तीसरा बोलेंगे कि रोजगार के जो अवसर हैं वह बढ़ेंगे, यानी कि स्वाभाविक सी बात है, एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएशन है वह हो सकेगा भाई, जॉब क्रिएशन हो सकेगा। क्यों हो सकेगा? क्योंकि जब विभाजन होगा, विभाजन के बाद में नए सिरे से डेवलपमेंट होगा वहां पर, और डेवलपमेंट के लिए चाहे किसी भी तरीके का, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, तो वहां पर लोगों की जरूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। तो यह तीसरा तर्क है इनका। चौथा है सांस्कृतिक पहचान। देखो उत्तर प्रदेश में भी सांस्कृतिक विविधता आपको दिखाई देती है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। तो उस संदर्भ में आपके ब्रज क्षेत्र को पहचान मिलेगी, बुंदेलखंडी संस्कृति, भोजपुरी संस्कृतियां, सभी संस्कृतियों को पहचान मिलेगी विशेष रूप से, जब विशेष रूप से विभाजित करके वहां प्रशासन स्थापित किया जाएगा। चौथा इनका यह तर्क था। पांचवा तर्क था छोटे राज्यों को लेकर के कि भाई ये जो छोटे छोटे राज्य होते हैं ये अधिक लोकतांत्रिक होते हैं। बोले कैसे? रीजन यह दिया कि चूंकि जनता और जो इनके जनप्रतिनिधि होते हैं, जो चुनकर भेजे जाते हैं, इनके बीच में प्रभावी संपर्क स्थापित हो जाता है। बताओ यार, जितने बड़े बड़े राज्य हैं कि यहाँ जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं इनसे मिल पाना इतना आसान होता है, इनसे संपर्क पा पाना, संपर्क में आना इतना आसान नहीं रहता है। लेकिन जो छोटे छोटे राज्य होंगे तो यह जनसंपर्क जो होगा काफी ईजी हो जाएगा, यह तर्क दिया गया। और इसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने गोवा, पंजाब, केरल, ये कई छोटे छोटे आपको राज्य दिखाई देंगे जहां विकास जो है तेज गति से दौड़ता हुआ नजर आता है। तो यह इनके तर्क थे पक्ष वालों के। अब देखो हम विपक्ष वालों के तर्क सुन लेते हैं कि जो चाहते थे कि विभाजन नहीं हो, जो व्यवस्था चल रही है वही चलनी चाहिए, और इनके भी मजबूत तर्क हैं। कैसे? इन्होंने बोला, जैसे आपने भैया बता दिया कि छोटे राज्य जो हैं डेवलपमेंट की गारंटी होते हैं, बोले नहीं होते हैं। और अगर आप कह रहे हो नहीं होते हैं तो एक तर्क, इसको एग्जाम्पल से प्रूफ करो अपनी बात को। बोले एग्जाम्पल यह है कि झारखंड छोटा राज्य है, बोले है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, ये सारे कैसे राज्य हैं? बोले बड़े राज्य हैं। तो अब इसकी अगर तुलना तुम झारखंड जैसे छोटे राज्य से कर दो तो क्या है, डेवलप्ड ज्यादा नहीं है? बोले बिल्कुल है। तो भैया यहाँ आपका तर्क तो कट गया कि गोवा, केरल का एग्जाम्पल दे दिए, झारखंड को क्यों छोड़ दिए? झारखंड तो छोटा राज्य है। बोले हाँ, तो ठीक है। तो पहला देखो विपक्ष वालों ने तर्क इस तरीके से काटा कि जरूरी नहीं कि छोटे राज्य विकास के मॉडल पर तेजी से आगे भागे ही पीछे रह सकते हैं। अकेला कारण यह नहीं हो सकता है कि वह छोटा है राज्य इसलिए ही वह डेवलपमेंट वहां तेजी से हो रहा है। क्लियर? दूसरा बेहतर प्रशासन। बोले यह भी जरूरी नहीं है। अगर बेहतर प्रशासन नहीं हुआ और तो प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक बढ़ जाए। देखो ऑलरेडी प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक है और इस तरीके से विभाजन करके प्रशासनिक व्यय हम अतिरिक्त और बढ़ा देंगे तो बोले फिर वहां पर भी प्रशासन व्यवस्था खराब हो सकती है। दूसरा तर्क इनका यह था। तीसरा आर्थिक बोझ को लेकर के। आर्थिक बोझ को लेकर के इनका तर्क था कि राज्य पहले से ही आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे हैं। और इस तरीके का यदि विभाजन होगा तो अवसंरचनात्मक दृष्टि से या ढांचागत दृष्टि से, यानी कि इंफ्रा को नए सिरे से डेवलप करना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब नए सिरे से डेवलप करना होगा तो उसके लिए चाहिए क्या? पैसा। अब पैसा ऑलरेडी पहले से ही राज्य जब जूझ रहा है तो भैया पैसा कहां से आएगा? तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी आर्थिक बोझ की। अगला इन्होंने तर्क दिया क्षेत्र विशेष की आर्थिक वहनीयता को भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जो स्वायत्ता है आपकी बहुत सीमित है, आर्थिक जो स्वायत्ता है इन क्षेत्रों की सीमित है, तो इनकी निर्भरता केंद्र सरकार पर अधिक हो जाती है। अब बोले यदि हम विभाजित कर देंगे तो इन क्षेत्रों की वहनीयता को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, कितना आखिर ये वहन कर सकते हैं भाई। वहां अति संवेदनशील क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो इस आधार पर डेवलपमेंट का कार्य भी वहां की सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करना है, ना कि और क्षेत्रों के समान ही हम वहां भी डेवलप करना शुरू कर दे चीजें, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। और इस संदर्भ में आप कब ध्यान रख सकते हो? जब पूरा प्रॉपर उत्तर प्रदेश का राज्य संरचना जैसी वर्तमान में बनी हुई है तभी हो सकता है ना। अगला है सबसे मजबूत तर्क है जो, जैसे अगर यहां पर मान लो हमने मांग को स्वीकार कर लिया, अब इस तरीके के और भी राज्य हैं आसपास, जैसे मध्य प्रदेश है आपका, है ना, जैसे कर्नाटका है, अब यहाँ भी अगर इसी तरीके की मांग उठने लगी तो बोले ऐसे तो फिर क्या है, देश में अलगाववादी प्रवृत्तियां और तेजी से हावी हो जाएंगी, हमारे यहाँ और बढ़ जाएंगी। तो यह समस्या एक सामने आ सकती है ना, अन्य राज्यों में भी इस तरीके की डिमांड बहुत अधिक बढ़ सकती है। तो एक बड़ा तर्क इनका यह भी है, मजबूत तर्क। तो विपक्ष वाले तर्क जो हैं वर्तमान समय में ज्यादा मजबूत हैं। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ अभी उत्तर प्रदेश में विभाजन की मांग भी नहीं की जा रही है। क्लियर बात है। तो इसीलिए जो कंक्लूड करना है, कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूड करना है तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में या भारत में ही आपका जो विविधता है हमारे यहाँ हमारी संस्कृति की पहचान है विविधता। अब विविधता हमारे यहाँ पहचान है, अब इस संस्कृति का ही संरक्षण करना है तो हमारे यहाँ सद्भाव के साथ में रहना पड़ेगा। यानी कि जो राज्य है वर्तमान में और केंद्र है, इनके मध्य बेहतर सद्भाव स्थापित करो और बेहतर प्रशासन स्थापित करो।
और तभी आप क्या कर सकते हो, राज्य में राजनीतिक दृष्टि से स्थायित्व होगा और प्रशासनिक दृष्टि से भी हम क्या हो सकेंगे, कुशल नीतियों का निर्वहन कर सकेंगे या क्रियान्वयन कर सकेंगे। यानी कि अगर कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बेहतर करनी है तो स्टेबिलिटी आपको कहां पर चाहिए, पॉलिटिकल एंगल पर चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल पर भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें अधिक तरीके से प्रभावी करनी पड़ेंगी, है ना, अच्छे से लागू करनी पड़ेंगी। तभी जाकर के उत्तर प्रदेश में वर्तमान जो राज्य की मांग है, राज्य विभाजन की मांग है, वह भी खत्म होगी और हालांकि वह लोकप्रिय वर्तमान समय में है भी नहीं। तो इस संदर्भ में हमें कंक्लूड करना है कि जो वर्तमान समय में स्थिति बनी हुई है इसी में सुधार करने की आवश्यकता है और हम वर्तमान देख भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आपका बीमारू राज्य से बाहर निकल करके राष्ट्र का ग्रोथ इंजन बन चुका है। क्लियर बात है। तो इस तरीके से पूरे जो स्ट्रक्चर है हमारा कंप्लीट हो गया होगा कि इंट्रोडक्शन के स्तर पर हमने क्या किया भाई, भूमिका समझ ली, फिर मेन बॉडी के स्तर पर जब लिखना होगा तो पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क हमें पता होने चाहिए, फिर कंक्लूजन के स्तर पर जब लिखना होगा तो हमें वर्तमान समय में सरकार का दृष्टिकोण समझना है इस टॉपिक पर क्या है और वही आपको ध्यान में रखते हुए अपना कंक्लूड कर देना है आंसर। क्लियर, आप लोग बताना इस टॉपिक पर अच्छे से समझ आपकी अब बन गई होगी, अब लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा टॉपिक था राजभाषा के प्रोत्साहन को लेकर के, इसका भी एक इंट्रोडक्शन यदि बनाना है तो एक संवैधानिक स्थिति आप क्लियर कर दो राजभाषा को लेकर के। सभी को पता होगी, प्रीलिम्स के स्तर पर हम पढ़ते हैं बहुत चीजें, जैसे आर्टिकल आपका 343, वो भी भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत। यह देखो आपकी बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज है जो प्री के स्तर पर सभी को पता होता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आपको बताना है कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो संघ की एक राजभाषा है जो है आपकी हिंदी। क्लियर, तो हिंदी आपकी राजभाषा के रूप में है। वही अनुच्छेद 345 आपको बता देना है, यहाँ राज्य की जो विधानमंडल है इन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है सरकार के जो कार्य हैं, सरकारी विभाग के जो कार्य हैं, दिशा निर्देश हैं, है ना, जो विभाग के अनुदेश हैं, है ना, निर्देश हैं या सूचनाएं हैं, वो सारी की सारी किस भाषा में रहेंगी, तो वह आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है। ऑफिशियल वर्क सरकार के किस भाषा में रहेंगे, तो इस संदर्भ में आर्टिकल 345 आपको रेफरेंस देना है और बताना है कि राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि अपने यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकती है जो चाहे वह, ठीक है, कानून बना करके। तो इसी संदर्भ में हमारा राजभाषा अधिनियम आता है जहां पर पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी रखी गई उत्तर प्रदेश में हिंदी। ये समझ लेना, बैकग्राउंड में यही चीजें काम आती हैं। तो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी रखी गई, फिर 1989 में दोबारा संशोधन होता है राजभाषा अधिनियम में और यहाँ पर हमारी दूसरी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की निकल कर आई उर्दू। तो यह प्री के स्तर पर जानकारी रहती है, लेकिन जब बैकग्राउंड बताना होगा, यदि राजभाषा प्रोत्साहन को लेकर के कुछ लिखोगे भाई, तो बैकग्राउंड में यही जानकारियां तो लिखनी होती हैं आपको, कुछ और तो लिखना नहीं है। तो ये सारी जानकारी आपने बैकग्राउंड के स्तर पर बता दी और फिर शुरू किया भाई राजभाषा प्रोत्साहन को लेकर के सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या यहीं पर जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। अब दो भाषाएं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी, हिंदी और उर्दू। तो शुरुआती तो हिंदी थी, अब बोले जितने भी आपके आदेश, मान लो एग्जाम्पल एक लेते हैं, न्यायालय का कोई डिसीजन आया, अब न्यायालय का निर्णय तो इंग्लिश में आता है, अब न्यायालय की कार्रवाई अंग्रेजी में होती है। बोले अब यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, बोले हिंदी है। तो भाई यह काम कौन करेगा कि उस जो निर्णय है इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का काम किसका होगा, बोले यह होगा राजभाषा आयोग का। तो राजभाषा आयोग क्या करेगा, उस निर्णय को हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करेगा और फिर उत्तर प्रदेश में ऑफिशियल वर्क के लिए उस निर्णय को प्रयोग किया जाएगा। क्लियर बात है। तो ऐसे समझ में आया कि राजभाषा आयोग के कार्य क्या है। तो कार्यों के स्तर पर जब लिखना है तब भी यह पॉइंट सारे आप लिख सकते हो, या प्रयासों के स्तर पर लिखना है तब भी यह पॉइंट डाल सकते हो। क्या है पॉइंट्स, पहला पॉइंट है सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र के जितने भी काम है वहां पर हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, है ना, जो भी कार्रवाई है, जो भी आवश्यक उपाय हैं वो सारे हिंदी भाषा में होंगे, क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा उर्दू के लिए निराकरण की दिशा में भी समाधान किए जाएंगे। देखो उर्दू में भी ट्रांसफर करने की जरूरत है, यानी कि हमारे राजभाषा आयोग के द्वारा दूसरा कार्य किया जाएगा कि ये जितने भी निर्णय वगैरह रहते हैं, जितने इंग्लिश में कार्रवाइयां होती, कहीं भी अंग्रेजी भाषा में होती, उसे भी ट्रांसफर करके हिंदी के बाद उर्दू में भी ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि दूसरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है उर्दू। तीसरा बताया कि उत्तर प्रदेश भाषा निधि। देखो तीसरी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, प्रोत्साहन के लिए कोई काम करना है तो भैया होना चाहिए हाथ में पैसा। तो उत्तर प्रदेश भाषा निधि का कार्य यह होगा कि हिंदी भाषा का और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार करेगी और इस संदर्भ में जो महाविद्यालय जितने हैं हमारे कुछ, वहां कक्षा कार्यक्रम में निःशुल्क शिक्षण कार्य होगा, यानी कि निःशुल्क रूप से शिक्षण कार्य किया जाएगा, और ताकि इन भाषाओं का जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है या अन्य भारतीय भाषाएं हैं इनका प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से किया जा सके। इसके अलावा कोई उत्कृष्ट पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब होता है हाथ से जो लिखी हुई लिपियां होती हैं, पहले से कोई अगर लिपि आपकी मिलती है तो उसे संरक्षण दिया जाएगा और संरक्षण के लिए प्रयास किया जाएगा उत्तर प्रदेश में।
और भाषा विभाग के मौलिक कार्य के रूप में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। ये तो पहले ही समझा दिया। तो यही सारे प्रयास हैं जो राजभाषाओं के प्रोत्साहन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है या राजभाषा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बेसिकली इस डिपार्टमेंट का निर्माण ही क्यों किया गया, निर्माण समझ में आया क्यों किया गया, क्योंकि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सारे ऑफिशियल कामकाज जो होते हैं वो हिंदी में और उर्दू में बेहतर ढंग से कब संपन्न हो सकते हैं, जब यह राजभाषा जो आयोग है या विभाग है, हमारा डिपार्टमेंट है, यह सारे निर्णयों को या आदेशों को हिंदी भाषा में बढ़िया से ट्रांसलेट करेगा, है ना। तो यही कार्य होता है और यह ट्रांसलेट करके ही हम, यह जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, अपने आदेशों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाएगी, तभी तो राजभाषा लोगों तक लोकप्रिय हो पाएगी। अन्यथा मान लो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जिन्हें अंग्रेजी की समझ नहीं है, भाई नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर इतना अधिक है, तो सरकार अपने निर्णयों के बारे में कोई सूचना देनी चाहती है, कोई आदेश के बारे में सूचना देना चाहती है, तो कैसे देगी, उसमें राजभाषा विभाग की बहुत बड़ी भूमिका निकलकर सामने आएगी। यह समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखिए, कुछ समझ लेते हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोकलेखा निधि, इनके बारे में दिया गया है। इसको समझ पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझते हैं। देखो, भारतीय संविधान में आपका भाग आ जाता है 12। कौन सा? भाग 12। देखो, भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 266 और 267 दो आर्टिकल हैं आपके जो इन निधियों से संबंधित हैं। अब निधि क्या होता है ये भाई? संचित निधि, आकस्मिक निधि, आसान भाषा में समझो तो जैसे आपके जो अकाउंट होते हैं, जैसे आप अपने अकाउंट में क्या रखते हो, पैसा रखते हो, खाते होते हैं आपके, ऐसे ही सरकार के 3 अकाउंट होते हैं। और यह 3 अकाउंट कौन से हैं? पहला है संचित निधि, जिसे आप कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, दूसरा है आकस्मिक निधि, तीसरा है आपका लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट आपका हो गया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और तीसरा पब्लिक अकाउंट। तो 3 प्रमुख फंड होते हैं और यहाँ सरकार पैसा सरकार का रखा होता है। आप समझते हैं कैसे? बहुत बेसिक सी जानकारी एकदम समझ लीजिए एक एक के बारे में, और बहुत आसान भाषा में समझोगे तो आप लिख पाओगे बहुत आसानी से। तो पहले जब इंट्रोडक्शन के पार्ट पर आप लिखना चालू करोगे, यदि निधियों से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो पहले संवैधानिक स्थिति बता दो। भाई भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 में संचित निधियों की और आकस्मिक निधि, बेसिकली 266 के ए में संचित निधि की बात की गई है और 266 के 2 में लोक लेखा निधि की बात की गई है और 267 आपका आकस्मिक निधि की बात करता है। और यह प्रीलिम्स में देखिए आपसे क्वेश्चन भी आया था, तो ध्यान से इसको प्री के पर्पज से और मेंस के पर्पज से भी दोनों तरीके से समझ लीजिए कैसे समझना है भाई। अब आते हैं एक एक करके संचित निधि और सभी निधियों के बारे में अगर बता देंगे हम तो आसान हो जाएगा। तो संचित निधि के बारे में क्या है? यहाँ सरकार का पैसा रखा होता है। जैसे आपने अक्सर बोलते सुना होगा कि सरकार टैक्सेस आदि के माध्यम से क्या करती है, हमसे पैसा लेती है। बोले बिल्कुल लेती है। तो टैक्सेस आदि जो हम देते हैं ये कहाँ पैसा जमा होता है? जाकर के संचित निधि में जमा होता है। और यहाँ से पैसा सरकार, और यहाँ से पैसा यदि निकाला जाता है तो संसद की अनुमति के साथ ही निकाल सकते हो, या समझ लेना संसद की अनुमति के साथ ही आप इस निधि से पैसा, इस फंड से पैसा निकाल सकते हो। उसके बिना आप पैसा यहाँ से निकाल नहीं सकते हो। और यहाँ से जो पैसा बेसिकली निकाला जाता है तो वह भारित व्यय होता है। भारित व्यय का मतलब समझो, जैसे इसको तोड़कर समझ लो, यह वह व्यय होता है जैसे कोई मान लीजिए आपका प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह हैं, इनको जो वेतन भत्ते या पेंशन जो भी मिलती है वह कहाँ से मिलती है? वह इस संचित निधि से ही दी जाती है। समझ में आया यहाँ कौन सा पैसा रखा होता है? और इस निधि में पैसा किसका होता है? हमारा ही पैसा होता है। क्लियर? तो हम जो टैक्सेस वगैरह से देते हैं पैसा, वो यहाँ जमा होता है और वह इनको मिलता है, चूंकि हमें अपनी सेवाएं देते हैं। क्लियर बात है? तो यही है आपका संचित निधि का बेसिकली मोटा मोटा मतलब, आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ राजस्व जो प्राप्ति होती है, देखो ट्रेजरी बिल्स है, ऋण है, ऋण वापसी से जो धनराशि प्राप्त होती है, ये सारी निधियां होती हैं यहाँ पर संचित निधि के अंतर्गत आती हैं। अब 3 डिवीजन यहाँ किए गए हैं। पहला है आपका राजस्व। देखो कर वगैरह आदि से जो प्राप्त होता है, जो टैक्सेस या शुल्क से पैसा प्राप्त किया जाता है, वह राजस्व वाले डिवीजन में रखा जाता है, रेवेन्यू वाले में। अब 2 और डिवीजन होते हैं, एक डेप्ट होता है इसके अंतर्गत, एक कैपिटल होता है। देखो कैपिटल का मतलब ही होता है जो लंबे समय के लिए जो पैसा लिया जाएगा। तो भौतिक और स्थायी परिसंपत्तियां जो एसेट होती हैं, भौतिक और स्थायी एसेट होते हैं, वो आपका आय व्यय जो होता है वो कैपिटल डिवीजन के माध्यम से होता है। और जो डेट डिवीजन होता है आपका, यहाँ थोड़े समय के लिए जो उधार ली गई धनराशियां होती हैं वो रखी जाती हैं। समझना, यहाँ पर संचित निधि के अंतर्गत 3 डिवीजन किए गए आपके। पहला डिवीजन है आपका रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू में जो सरकार को रेवेन्यू मिलता है, जैसे टैक्सेस के माध्यम से सरकार कोई शुल्क लेती है, फी वगैरह लेती है, तो वो सब पैसा कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड के अंतर्गत रेवेन्यू वाले डिवीजन में। दूसरा है हमारा डेप्ट वाले में। तो डेप्ट वाले में पैसा वह जमा होता है, ये आपके कंसोलिडेटेड फंड के ही 3 पार्ट हैं। तो डेप्ट वाले में वह पैसा जमा होता है जहां बहुत कम समय के लिए सरकार जो पैसा लेती है, उठाती है, तो वह डेप्ट वाले उसमें डिवीजन में जमा कर देती है।
तीसरा होता है हमारा कैपिटल वाला। तो कैपिटल का मतलब ही होता है लंबे समय के लिए जो पूंजी ली जाए या ऐसी जगह पर। कैपिटल का मतलब वह होता है जो एसेट आपका स्थायी स्थायी एसेट से संबंधित आए हुए होता है ना। स्थायी एसेट से संबंधित, जैसे कहीं पर पैसा आपने लगाया और वह पैसा, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग आपने खरीदी और यहाँ प्रॉपर आपको प्रॉफिट भी देगा एक समय के बाद, तो यह आपका स्थायी एसेट हो गया एक तरीके से। कोई सरकारी बिल्डिंग, अगर गवर्नमेंट ने कोई सरकारी बिल्डिंग बनाई तो वह पैसा भाई कहाँ से ले रही है, इसी कैपिटल वाले डिवीजन से लेगी। तो यह हो गया आपका संचित निधि का डिटेल्ड, थोड़ा सा डिटेल्ड रूप में समझ लिया। आप इससे संबंधित कुछ लिखने को पॉइंट आएगा तो आप लिख लोगे। दूसरा आ जाइए लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट समझते हैं। पब्लिक अकाउंट फंड समझ में ही आ रहा होगा कि पब्लिक का पैसा रखा जाता होगा यहाँ। तो बेसिकली यहाँ पब्लिक का पैसा रखा जाता है और यह जो फंड होता है यहाँ सरकार की देदारी बनती है, मतलब जिम्मेदारी बनती है, पूरी लायबिलिटी होती है यहाँ सरकार की, भैया ये पैसा देना भी है, लौटाना है, क्योंकि ये पब्लिक पैसा किसका है, पब्लिक का है। अब यह पब्लिक का पैसा कौन सा है, एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे यहाँ राज्य के संदर्भ में समझते हैं, राज्य की कोई प्रोविडेंट फंड स्कीम है, प्रोविडेंट फंड स्कीम है, मान लीजिए भविष्य निधि जो होती है आपकी, जिसके आधार पर आगे पेंशन बनती है व्यक्ति की। तो प्रोविडेंट फंड क्या है, कुछ परसेंटेज व्यक्ति देता है, कुछ सरकार जमा करती है उसमें। लेकिन भैया सरकार को यह पता है कि यह पैसा आगे जो है पब्लिक को देना है, तो ये लायबिलिटी है। और ये पैसा कहाँ इसलिए जमा किया जाता है, लोक लेखा निधि के अंतर्गत। पब्लिक अकाउंट जो फंड होता है यहाँ पर ही यह पैसा जमा किया जाता है। तो दूसरा जो फंड है समझ में आया, पहला जो कंसोलिडेटेड फंड है यह समझ में आ गया होगा, पब्लिक अकाउंट फंड है यह समझ में आ गया होगा कौन सा पैसा यहाँ पर रहता है। तीसरा है आकस्मिक निधि, तो कंटीजेंसी फंड आप समझ में आ रहा होगा। आकस्मिक, आकस्मिक मतलब क्या होता है, अचानक कोई पैसा मतलब यूज करना है। जैसे कोई अचानक से कोई आपदा आ जाती है, अब वहां पर क्या संसद से अनुमति लोगे, उसके लिए क्या वोट कराओगे, भैया ये संचित निधि में जो वेतन भत्ते देने, ये तो ठीक है समझ में आता है। लेकिन कोई आकस्मिक निधि है, वहां पर देखो संचित निधि से ही पैसा निकाल करके कुछ आकस्मिक निधि में रख दिया जाता है। वर्तमान समय में यहाँ मानकर चलिए 600 करोड़ के आसपास परमिशन है कि 600 करोड़ की आपको आकस्मिक निधि बनाकर चलनी रखनी पड़ेगी। अब यहाँ करना क्या होता है, यहाँ देखो यह निधि प्रयोग तब की जाती है जब कोई आकस्मिक बड़ी आपदा आ जाती है या कोई समस्या ऐसी है, कोविड जैसी समस्या आ गई। अब उस समय मान लो भाई संसद के सदन जो है बैठ पाना मुश्किल था, सत्र का चल पाना, तो उस समय केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति की अनुमति से आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जा सकता है। और राज्य में, उत्तर प्रदेश में यदि कोई आपदा आती है तो राज्यपाल की अनुमति से आकस्मिक निधि का पैसा प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आया, आकस्मिक निधि में जो पैसा रखा होता है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है ना, किस समय इसका पैसे का प्रयोग किया जाता है, यह भी क्लियर हो गया होगा। तो यह तीनों निधियां हैं जो स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल। पॉलिटिकल पार्टीज पर हमने पीछे भी समझ रखा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ है। अब जैसे जैसे राजनीतिक व्यवस्था का विकास होगा वैसे वैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का भी डेवलपमेंट दिखाई देगा। क्लियर बात है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के स्तर पर जब भी आपको बताना है तो राजनीतिक दलों के बारे में बता दो। भाई राजनीतिक दलों के बारे में क्या बताना है कि जो आधुनिक लोकतांत्रिक गतिविधियां हैं इनका केंद्रीय रूप अगर देखना है तो ये कहाँ दिखाई देगा, तो आपको यह डेमोक्रेटिक जो आपको एक्टिविटीज हैं ये सारी आपको राजनीतिक दलों के अंतर्गत दिखाई देती हैं। हालांकि अभी कुछ ऐसी अलोकतांत्रिक गतिविधियां भी हो रही हैं, वह भी ध्यान में रखना है। लेकिन बेसिकली राजनीतिक दल की जो परिभाषा गढ़नी होती है वो आपको आइडियल डेफिनेशन देनी है स्टार्टिंग में। अब ये नहीं कि जो उसके लूपहोल्स हैं वो आप डेफिनेशन में नहीं शामिल कर सकते हैं, है ना। जैसे सोशल मीडिया जो लाया गया था, वो जो इस समय उसके नकारात्मक पहलू दिख रहे हैं वो थोड़ी ना बताने। सोशल मीडिया का पहले ऑब्जेक्टिव बताना है, जब शुरुआत करनी है कि किस ऑब्जेक्टिव से आपका सोशल मीडिया लाया गया था। क्लियर। वैसे राजनीतिक दल की जो परिभाषा गढ़ी जाती है वास्तव में उसका क्या उद्देश्य था यह बताना है। साथ ही यहाँ पर हितों का एकीकरण भी होता है। क्लियर। अब यहाँ समझते हैं कि इसके माध्यम से ही, राजनीतिक दलों के माध्यम से ही दल क्या चाहते हैं कि हमें राजनीतिक सत्ता मिले और हमारे प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे ताकि हम लोकतांत्रिक जो गतिविधियां हैं इसके केंद्रीय रूप में हम आ सकें। क्लियर बात है। तो हर राजनीतिक दल का यही प्रयास होता है। इसी संदर्भ में वह अपना सत्ता पक्ष, जो सत्ता, राजनीतिक सत्ता पाने के लिए अपने अपने प्रतिनिधि उतारती है। और अभी देखो वर्तमान में चुनाव भी होने वाले हैं तो और स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अब आजादी के बाद से हम थोड़ा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे दलीय व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और डेवलपमेंट आपका देखा गया। तो यह तो हम पहले ही समझ चुके हैं, बताया था कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई जब हमने राजनीतिक व्यवस्था का विकास देखा था तो 89 तक, यानी कि जब गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू होता है उसके पहले तक केंद्र के स्तर पर और राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग एक ही सरकार रहती है। लगभग ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही, बीच में छिटपुट परिवर्तन हुए लेकिन मोस्टली 90 तक आपका कांग्रेस की सरकार रहती है। तो उस समय देखो कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है और जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी कम रहेगा
क्योंकि जब केंद्रीय दल मजबूत है, उसी की सरकारें आपकी राज्य में भी बन रही हैं, तो जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, है ना, क्षेत्रीय जो जरूरतें हैं, इनको कम उठाया जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी कम दिखाई देगा। और शुरुआती राजनीति आपकी अभिजात वर्गीय राजनीति रहेगी, है ना। ज्यादातर नेता कहां से आएंगे? आपके उच्च जाति से आएंगे। समझ भी चुके हैं हम, जैसे सुचेता कृपलानी हो गई, बहुत सारे उदाहरण आपको दिख जाएंगे उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनते हैं। एक दो अपवाद आपको दिखते हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह, राम नरेश यादव, इनका भी उल्लेख कर देना है। तो ये एक्सेप्शन के तौर पर ही आपको 90 तक दिखाई देता है। फिर जब 90 से 2006 का दौर है, यहाँ गठबंधन की राजनीति आती है। आप देखो कीवर्ड यही होते हैं, गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू होगा। अब गठबंधन में आपका क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ेगा। जब क्षेत्रीय दल उठेंगे तो अपने अपने क्षेत्र की मांगे उठाएंगे। ये तो अपने अपने क्षेत्र की मांगों के संदर्भ में सपा और बसपा जैसी राजनीतिक दलों का उदय होता है। और जैसे ही सपा और बसपा जैसी राजनीतिक दलों का उदय होगा, तो सपा भी आपकी जातिगत राजनीति को बढ़ावा देगी और बसपा भी आपकी जातिगत राजनीति को बढ़ावा देगी। तो शुरुआती जो आपकी उत्तर प्रदेश में राजनीति दिखाई देती है, जाति आधारित राजनीति दिखाई देगी। फिर धार्मिक प्रभाव भी बढ़ेगा उसी समय, है ना। उसी समय बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसे घटनाकांड भी होते हैं, तो धार्मिक प्रभाव भी बढ़ता है। हालांकि सरकारों में स्थायित्व नहीं आ पाया, कोई सरकारों में 2006 तक स्थायित्व नहीं था। 2007 में जाकर के पहली बार पूर्ण बहुमत मिलता है। और आपको पता होना चाहिए वर्ष 2007 वह वर्ष होता है जब उत्तर प्रदेश को पहला पूर्णकालिक मुख्यमंत्री मिलता है मायावती के रूप में। क्लियर? अब यहाँ 2007 से एक टर्म आपके सामने आएगा सोशल इंजीनियरिंग का। सोशल इंजीनियरिंग का पहली बार जो प्रयोग किया गया बसपा के द्वारा किया गया। कैसे? इन्होंने उच्च जाति और निम्न जाति, है ना, जो पहली सोशल इंजीनियरिंग हुई वह जाति को लेकर, कास्ट को लेकर के हुई। तो सोशल इंजीनियरिंग में पहला जो प्रयोग हुआ, पहला प्रयोग बसपा के द्वारा किया गया, उच्च जाति और निम्न जाति को एक साथ ले लो। जैसे एक साथ ले लोगे तो हम बहुमत में आ जाएंगे। इस संदर्भ में बसपा को पूर्ण बहुमत मिलता भी है। अब आगे सोशल इंजीनियरिंग का दोबारा जो प्रयोग किया गया 17 की बात होती है, जब भाजपा शासन में आती है, तो इसने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कैसे किया? धर्म के नाम पे किया। तो धर्म के नाम पे जैसे ही सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया, यह भी धर्म के नाम पे देखो आपका SC, OBC, जनरल सारे एक साथ आ गए। और सारे एक साथ आ गए तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया भाई। तो देखो दोनों ने अपने अपने हिसाब से प्रयोग किया है और 6 के बाद की स्थिति यही बनी हुई है। और 2007 से कई छोटे छोटे दल भी हैं जिन्होंने गठबंधन किया है बड़ी बड़ी पार्टी के साथ में। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, अपना दल ने भाजपा के साथ में गठबंधन किया और अपना दल को एक केंद्रीय मंत्री तक का पद भी दिया गया है। क्लियर? अनुप्रिया पटेल को एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। तो यह राजनीतिक दलों का विकास हमारे यहाँ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में। यह स्पष्ट रूप से बहुत आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि जब तक आप विभाजन करके नहीं समझोगे तब तक आप कुछ भी लिखाओगे, और कुछ भी नहीं लिखना है। एग्जामिनर को अगर चेक कराना है तो स्पष्ट रूप से उसको दिखाना है भाई कि हाँ हम समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश के दलीय विकास को, और यही आपको भी अपनी कॉपी पर स्पष्ट रूप से दिखाना होता है। फिर देखो यह टॉपिक जो था हमारा निधियों को लेकर के, यह भी समझ में आया होगा। और पहला जो टॉपिक था राज्य के विभाजन को लेकर के, यह क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे तीनों टॉपिक। और इन टॉपिक्स में से एक आपको प्रश्न मिल जाएगा, उस प्रश्न पर आपको उत्तर लिख करके कल तक सबमिट कर देना है। और जो कल तक सबमिट करेगा भैया चेक उसी का ही होगा। उसके बाद अगर आप लेट करोगे तो फिर चेक नहीं किया जाएगा। आप चेकड जो कॉपी होंगी वहां से अपने आंसर को मिला लेना, ठीक। और अब ये रहा करेगा कि 11 बजे क्या किया जाया करेगा, 11 बजे बंद कर दिया जाया करेगा डेली ग्रुप में आप, ताकि PDF 11 बजे तक अपनी सबमिट कर दो। अन्यथा फिर आप क्या होता है लापरवाही करके अगले दिन तक भेजते रहते हो। तो 11 बजे तक क्या करना, सबमिट कर देना। इसके बाद ही अगले दिन का जब क्वेश्चन मिलेगा फिर आप लिखना, और नेक्स्ट 11 बजे तक आपको सबमिट करना होगा, ताकि हम भी इजिली क्या कर सकेंगे, कॉपीज वगैरह आपकी बढ़िया से चेक कर दिया करेंगे विद इन टाइम। और तभी मिल पाएगी आपको विद इन टाइम। आप सोचोगे 2 दिन बाद चेक करके जमा करो और 1 दिन बाद कैसे मिल जाएगी यार, है ना, सबके साथ में। तो जो टाइम से लिख रहा होगा उसको टाइम से कॉपीज देखो चेक होकर फीडबैक उनका मिल जा रहा है। चलो फिर आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसी तरीके से अभी 1-2 टॉपिक और रह जाते हैं, फिर पॉलिटी का सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा पेपर 5 में। और बड़ा मेजर टॉपिक एक रह जाएगा गवर्नेंस का। इस गवर्नेंस का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर पेपर 5 लगभग हम कंप्लीट कर चुके होंगे। समसामयिकी वाले जो मुद्दे रहेंगे वो लास्ट टाइम ही आपके किए जाएंगे, है ना। अभी क्या है, मेजर जो स्टैटिक पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे हम। चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं और फीडबैक दिया करो कि कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहे हैं टॉपिक्स, आपका एक इंसाइट डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है। कमेंट किया करो, शेयर किया करो, है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक। चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद। और बार बार यार कह नहीं सकते, है ना, एक वो सेलर वाला काम हो जाता है एक तरीके से कि बार बार कह रहे हैं तो वो हो भी नहीं पाता है मुझसे। तो आप लोग खुद अगर अच्छा लगेगा तो खुद ही यार शेयर करोगे, है ना। चलो धन्यवाद।